वो आदमी दिखने में जितना सभ्य था उतनी ही चालाकी उसके अंदर भरी हुई थी। वो गुस्से से अपने पीछे खड़े आदमी से बोला, अभी तक इस लड़की को क्यों नहीं उठाया है? तुम जानते हो कि वो कितनी जरूरी है हमारे लिए। पहले उसका इस्तेमाल करना जरूरी है, उसके बाद हम उस आनिक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सालों पहले जो डील मैंने उसकी माँ के सामने रखी थी उसे भी उस औरत को पूरा करना होगा, जिसके लिए उसका ठीक होना जरूरी है। बॉस, मैंने उस लड़की के दिमाग में अपना डर डाल दिया है और जब भी वो मेरे द्वारा बजाई धुन सुनती है तो उसका सर दर्द से फटने लगता है। हो ना हो उसी के पास वो लॉकेट है और साथ ही वो एडवांस चिप जिसे हासिल करके आप इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन सकते हो। हा 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 हा। एक दिन ऐसा जरूर होगा, लेकिन मुझे ये लड़की चाहिए है। एक बार इसे उठाने में तुम लोग फेल हो गए थे, लेकिन अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और हाँ, उस औरत को भी ढूंढते रहो और कुछ लोगों को इन दोनों के पीछे लगा दो, क्योंकि अगर इस लड़की के पास वो चिप है तो इसके जरिए हम उस तक पहुंच सकते हैं और उसे अपना वादा हर हाल में निभाना होगा। ओके बॉस, मैं अभी अपने लोगों को काम पर लगा देता हूँ। ये कहकर वो वहां से चला गया। तभी उस आदमी ने उसे बुलाया, विकराल। वो आदमी जो वहां से जा रहा था उसके कदम रुक गए और वो उन्हें देखने लगा। वो शख्स हंसा और बोला, अवंतिका किसी काम की नहीं रही थी और उसके अंदर जो जहर था उसका तोड़ आज तक इस दुनिया में नहीं बना है और इस लड़की के पास भी इसका एंटीडोट नहीं होगा। इसलिए भावनाओं से नहीं, दिमाग से काम लो, फिर हम मिलकर अवंतिका की मौत का बदला लेंगे। विकराल ने उन्हें देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसके जाते ही वो आदमी अपना हाथ सामने लकड़ी की टेबल पर मार देता है। उसे दर्द बहुत होता है और हाथ भी लाल हो जाता है। ये लड़का समझता क्यों नहीं है? अगर पहले ही मेरी विरासत संभाल लेता तो आज इसे मेरा नौकर नहीं बनना पड़ता, बल्कि अपने बाकी भाई बहनों के साथ ऐश में रहता। दूसरी तरफ आनिक्य और आर्या सबको निपटाकर उसी जगह पहुंच गए जहां आनिक्य ने निरंजन दीवान को कैद कर रखा था। वो आर्या का हाथ पकड़े उस रूम में गया जहां जंजीरें टूटी हुई वही पड़ी थी। यही उस आदमी को कैद करके रखा था। आनिक्य जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, अब फिर से उसका गुस्सा भड़क गया और वो खाली रूम को देखकर दांत पीसते हुए बोला, जब तुम सब थे और इतनी हाई सिक्योरिटी थी फिर भी वो भागा कैसे? कौन आया था उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए? पता नहीं मास्टर, लेकिन जो भी था मैं उसके बारे में कुछ नहीं पता कर पाया हूँ। वो कब आया और कब मिस्टर दीवान को अपने साथ ले गए? आगे आनिक्य ने कोई बात नहीं की और आर्या को लिए अपने रूम में चला गया। आर्या बस शांति से उसकी हरकतों को ऑब्जर्व कर रही थी। क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपने खुद के ही नाना को क्यों इस तरह रखा हुआ है? आर्या ने सीरियस होते हुए पूछा। आनिक्य ने एक गहरी सांस ली और एक टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, वो मेरा कोई नहीं है। वो तो मेरी मॉम की रियल फैमिली भी नहीं है और ना ही उन्होंने दिल के रिश्ते बनाए रखा। क्या? आर्या हैरान रह गई और उसके मुंह से यही पहला शब्द निकला, मतलब आंटी जिनके साथ बचपन से रह रही थी वो उनकी फैमिली नहीं थी? हाँ, आनिक्य ने किसी भाव के जवाब दिया। तो आपको लगता है कि उनके गायब होने ने कहीं ना कहीं हाथ मिस्टर दीवान का है? आर्या इस पूरी सिचुएशन के बारे में गहराई से सोचते हुए बोलती है। आनिक्य ने बस अपना सर हिला दिया। तभी आर्या को कुछ याद आया और उसने एकदम से कहा, क्या ये वो पार्टी वाला दिन नहीं था? उसके बाद से ही शायद आपके नाम के नाना जी गायब हो गए थे। शायद नहीं, उसी पार्टी से निकलते ही मेरे आदमियों ने उन्हें उठा लिया था। तब से मैं शांत था क्योंकि बात मेरी फैमिली पर नहीं आई थी, लेकिन उस पार्टी में उसने मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों को हायर किया, और वो भी एक नहीं दो ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि बहुत खतरनाक थी। अगर उस दिन हम उनसे लड़ते नहीं और एक भी चूक होती तो इस वक्त पता नहीं क्या होता।
आर्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा और शांत भाव से बोली, वो भाग गया है जबकि आपने रश्मि आंटी से कहा था आप उन्हें ढूंढेंगे। इससे तो यही समझ आ रहा था कि आप उन्हें ठिकाने लगाने वाले थे जिससे वो किसी को बता ही नहीं सके। अगर वो यहाँ से भागे हैं तो जरूर ऐसा कुछ जानते होंगे जो आपकी मॉम से रिलेटेड है, और इतने दिनों से वो टॉर्चर सहकर भी कुछ नहीं बोल रहा था। कहीं ना कहीं उसे विश्वास था कि एक दिन वो यहाँ से भाग जाएगा। हाँ, मुझे भी यही रीजन लगता है, आनिक्य ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, फिर अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए बोला, उसे ढूंढना जारी रखो। उसके जरिए ही हम मास्टरमाइंड तक पहुंच सकते हैं, इसलिए वो बूढ़ा आदमी बहुत जरूरी है। सबने सर हिलाया और जी मास्टर करके बाहर चले गए। आर्या अभी भी सोच में खोई हुई थी। वो इस बारे में सोच रही थी क्या वो अपने एडमिन से पता लगाने को कहे। तभी सिस्टम एडमिन बोला, बॉस, आपके पास जब तक मैं हूँ फिर डेटा कलेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, उसके पास सबका डेटा था अगर किसी ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो। आर्या अभी सिस्टम को ऑर्डर देने ही वाली थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। जब उसने फ़ोन को पॉकेट से निकालकर देखा तो उसके दूसरे भाई का नाम फ्लैश हो रहा था। हेलो भाई, आर्या ने तुरंत कॉल को आंसर करते हुए कहा। दूसरी तरफ से एक चिंता भरी आवाज़ आई, आर्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रीत पूरे एक हफ्ते से गायब है और मैं समझ ही नहीं पाया कि जो मैसेज और वॉइस रिकॉर्डिंग थी वो उसके फ़ोन से कोई दूसरा भी भेज सकता है। एकदम से उसका फ़ोन अब बंद हो गया है। जब मैंने अपने आदमियों को उसके होमटाउन भेजा तो वहाँ कोई नहीं था और वहाँ के लोगों का कहना है कि वो वहाँ कभी आई ही नहीं थी। जब भी ये ख्याल आता है कि एक बार फिर वो मुझसे दूर हो गई है तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ ढूंढूं उसे। ये सब कहते वक्त अगस्त्य की आवाज़ में उदासी और घबराहट साफ महसूस की जा सकती थी। वही जैसे ही आर्या ने पूरी बात सुनी तो उसने आंखें बंद कर ली और अपने माथे को हल्के से दबाने लगी। आनिक्य जो गुस्से में लग रहा था, लेकिन आर्या को बात करते देख उसका ध्यान उस पर ही था, और जब उसने उसकी इस हरकत को देखा तो वो आगे आया और उसने पीछे आर्या को अपने बाहों में जकड़ लिया। उसके एकदम से पीछे से गले लगाने से वो चिहुन गई, लेकिन उस जानी पहचानी छुअन का एहसास पाकर वो जल्दी ही शांत भी हो गई। आनिक्य ने अपने हाथ उसकी हल्की खुली कमर पर कस दिए और अपनी चिन को उसके कंधे पर रखकर उसने आर्या की उंगलियों को अपने हाथ में लेकर हटाया और खुद अपनी सुंदर लंबी उंगलियों से उसके सर को दबाने लगा। उसकी इस हरकत पर आर्या हैरान ही रह गई और जब उसने आनिक्य के चेहरे को देखा तो उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। उसके चेहरे पर इस वक्त अलग सा ही सुकून था, जैसे वो उसका सर नहीं दबा रहा हो बल्कि उसके साथ रोमांस कर रहा हो। आनिक्य की नज़र में भी ये प्यार में ही आता था। अभी आर्या उसकी हेजल आइज में खोई हुई थी कि तभी दूसरी तरफ से अगस्त्य की आवाज़ आए, आर्या तुम सुन रही हो? गुड़िया मुझे कुछ नहीं आ रहा है, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ मुझे। भाई रिलैक्स, अल्पविराम, मैंने आपकी बात बहुत अच्छे से सुनी भी है और समझी भी है। आप टेंशन मत लो, हम दोनों रीत भाभी का जल्द से जल्द पता लगा लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उस औरत का पता लगाना होगा जो उनकी माँ होने का नाटक कर रही थी और उन्हें गलत काम करने में इस्तेमाल करती थी। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ तो सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो उनकी वो नकली माँ है। इसलिए जल्दी से उनकी पूरी हिस्ट्री निकाल लीजिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना होगा। दूसरी तरफ का जवाब सुनने के बाद उसने कॉल कट कर दिया और गहराई से सोचने लगी। क्या हुआ है? आनिक्य ने उसी पोजीशन में खड़े हुए पूछा। आर्या ने जैसे ही बात खत्म की और उसकी बात सुनी तो वो पीछे उसके बॉडी पर लीन हो गई और बिना कुछ बोले बस शांति और सुकून की तलाश थी। रीत भाभी पूरे एक हफ्ते से गायब है।
और कोई है जो उनका फ़ोन यूज़ करके भाई को इतने टाइम से अपनी बातों में फंसा रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि इतनी सारी मुसीबतों के बीच आगे क्या क्या होगा। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, अगर हुआ भी तो हम दोनों साथ मिलकर सब कुछ हैंडल कर लेंगे और टेंशन मत लो। मैं भी अपने आदमियों को रीत को ढूंढने के लिए लगा देता हूँ, जिससे जल्दी ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब तुम मेरे साथ चलो और पहले कुछ खा लो। दोपहर हो चुकी है और ये लंच टाइम है। मेरी वजह से तुम पहले ही इतनी लेट हो गई हो। पहले मैंने सोचा था कि हम आज साथ में लंच करेंगे, उसके बाद किसी बारे में सोचेंगे। बोलते हुए उसने एक गहरी सांस ली। वो दुखी था क्योंकि कुछ भी सही नहीं हो रहा था, बल्कि सब उलझता जा रहा था। और इन सब के बीच वो अपनी स्वीटहार्ट को टाइम भी नहीं दे पा रहा था और ना ही उसके लिए कुछ भी स्पेशल कर पाया था। आर्या भी उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ गई और वो हल्के से स्माइल करके बोली, आनिक्य, आपको खुद को दोष नहीं देना चाहिए। वैसे भी काम जरूरी है और सबसे खास काम यही है कि अपनी जिंदगी में शांति और सुकून लाने के लिए हमारे दुश्मनों को भी दूर करना होता है। अब इस टाइम में बस दुश्मन ज्यादा है और दोस्त कम। आनिक्य ने बस सर हिला दिया और उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, सॉरी, मैं सारी टेंशन तुम्हें देने के लिए, लेकिन अब चलो हम पहले लंच करेंगे जिससे हमें एनर्जी मिले और साथ में मिलकर काम करें। उसके बाद आनिक्य आर्या को एक बहुत हाई एंड रेस्टोरेंट में ले गया और उसने उसकी फेवरेट इंडियन डिशेज ऑर्डर की थी और आज वो खुद अपने हाथ से आर्या को खिला रहा था। आर्या को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, वो भी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बस पूरा फोकस खाने में ही लगा रही थी, लेकिन सिर्फ आनिक्य के सामने। वैसे तो वो अंदर ही अंदर सिस्टम से निरंजन दीवान का डेटा निकालने को कह रही थी और वो इन्फॉर्मेशन उसने कुछ ही मिनट में निकाल भी ली थी, जबकि इस अकेले काम में ही 2 दिन आराम से लग जाते। लेकिन उसमें वो अभी भी इस चीज़ का पता नहीं कर सकती थी कि उन्हें किसने यहाँ से भागने में मदद की और वो कहाँ होंगे। वही उनके थोड़ी दूर वाले टेबल पर बैठी लड़की की जब उन दोनों पर नजर गई तो उसकी सीधा आनिक्य पर जाकर ठहर गई और उसने खुद से कहा, मिस्टर राणावत यहाँ क्यों है? वो भी एक लड़की के साथ। आनिक्य और आर्या दोनों अपनी परेशानियों को भूलकर बातें करते करते हुए खाना खा रहे थे। वही आर्या बीच बीच में सिस्टम एडमिन से बात कर रही थी। उसने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, मिस्टर निरंजन दीवान की लोकेशन का पता करो। उस जगह से जितने भी रास्ते हैं और जहां जहां कैमरा है वहां सर्च करो कि कुछ अजीब हुआ है, क्योंकि जो भी है वो खुलेआम उन्हें लेकर घूमेगा नहीं, इसलिए उन्होंने जरूर भेष बदल लिया होगा, इसलिए अपना स्कैनर भी तैयार रखना। सिस्टम एडमिन ने सारे इंस्ट्रक्शन सुने और बोला, ओके बॉस, मैं अभी पता लगाता हूँ। उसके बाद आर्या ने अपना पूरा ध्यान आनिक्य पर लगा दिया और बोली, हम कब जा रहे हैं देहरादून? हम आज रात को ही निकलेंगे क्योंकि मैं अब और ज़्यादा देर करना अफोर्ड नहीं कर सकता। हमें जल्दी ही मॉम को ढूंढना होगा और कल का दिन एकदम परफेक्ट है क्योंकि कल पूर्णिमा है और वो जो भी इंसान है फिर से उन पर अटैक करेगा। आर्या को उसकी बात बहुत ही अजीब लगी और उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, उनका टारगेट तुम्हारी मॉम है, समझ आता है, लेकिन ये पूर्णिमा है, इससे किसी के अटैक करने के दिन से क्या लेना देना? ये तो वही बात हो गई कि जब एक सुपर नेचुरल नॉवेल में कोई डेविल होता है और उसकी शक्तियाँ पूरे चांद की रात बढ़ जाती है और वो टाइम उसका शिकार करने के लिए बहुत अच्छा होता है। लास्ट लाइन बोलते हुए आर्या हंसने लगती है। वही आनिक्य तो उसे गौर से एकटक देखता ही रह जाता है और एकदम से कहता है, क्या तुम्हें डेविल और एंजल की स्टोरी पर यकीन है? आर्या जो हंस रही थी, अचानक से उसके सवाल को सुनकर वो उसे ध्यान से देखने लगती है और सीरियस होकर बोलती है,
पहले यकीन नहीं था, लेकिन जब मैंने पहली बार आपको देखा तो एक ही शब्द दिल में आया था, और वो था कि आप डेविल जैसे खतरनाक हो, और खतरनाक डेविल बहुत सुंदर होता है, बिल्कुल मेरे सामने बैठे मेरे मंगेतर की तरफ। हा 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 हा। अचानक से आर्या का सीरियस लुक बदल जाता है, और वो इस बार पहले से भी ज्यादा खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसकी हंसी पूरे रेस्टोरेंट में गूंजने लगती है, और बाकी सब भी उसकी स्माइल में खो जाते हैं। जैसे आनिक्य उसे देखते हुए अपनी सुध बुद्धि खो बैठा था। स्वीट हार्ट, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। खतरनाक चीज बहुत ही खूबसूरत होती है, और मेरा दिल भी अब तुम्हारे आने के बाद बदलता जा रहा है। मैं पहले सारी दुनिया की पावर हासिल करके यहाँ सब पर राज करना चाहता था, लेकिन अब सिर्फ तुम्हारे दिल पर। अल्पविराम। खुद से कहते हुए वो मुस्कुराया और अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए आर्या को निहारने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि सभी लोग उसकी स्वीट हार्ट को घूर रहे हैं, तो उसकी आंखें जो सॉफ्ट थी और उनके जो प्यार था वो ऐसे गायब हो गया जैसे कभी हो ही नहीं। उन्हीं बिना भाव की सर्द नज़रों से उसने सभी को घूरा, खास करके लड़कों को जो उसकी स्वीट हार्ट को निहार रहे थे, जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो सिर्फ शांत होने का दिखावा कर रहा था। वही आसपास के लोगों को उसका खतरनाक और सर्द ऑरा इतनी दूर से भी महसूस होने लगा था, जिससे सभी की नज़रें आनिक्य से टकरा जाती, जिन्हें देखकर वो डर जाते और तुरंत उन्हें अपनी गलती का एहसास होता। उसके गुस्से से हुई लाल आंखों से घूरने के बाद अब कोई भी आर्या को नहीं देख रहा था। इवन लड़कियां भी अपनी हैरानी और जलन भारी नज़रें हटाकर अपने खाने पर या अपने साथ आए लोगों पर ध्यान देने लगी थी। वही वो लड़की जो दूसरे कोने में बैठी हुई थी और खुद से बातें कर रही थी। जब उसने आनिक्य को उस लड़की के लिए इतना प्रोटेक्टिव होते हुए देखा तो वो बहुत ही हैरान और कंफ्यूज लग रही थी। उसे उस लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसकी बैक उसके सामने थी। वो सिर्फ आनिक्य को देख पा रही थी, जिसके एक्सप्रेशन अपने सामने बैठी लड़की के लिए बहुत ही सॉफ्ट हो गए थे। उसने जल्दी से अपना फ़ोन पकड़ा और उनकी दूर से ही एक फ़ोटो खींच ली और उसे दृष्टि को भेज दिया। पहले मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए, कहीं फ़ोटो देखकर वो उदास ना हो जाए। मैं भी ये लड़की मिस्टर राणावत की बहन भी हो सकती है। मुझे अभी भी उसका चेहरा नहीं दिख रहा है। मन में सोचते हुए उस लड़की ने जल्दी से दृष्टि को फ़ोन लगा दिया। अभी दोपहर के 3 बज रहे थे। दूसरी तरफ मुंबई में दृष्टि अभी ही लंच करके फ्री हुई थी और केबिन में आकर काम करने बैठी ही थी कि उसका फ़ोन रिंग करने लगा। दृष्टि ने अपने फ़ोन स्क्रीन को देखा और खुशी से कॉल पिक करते हुए बोली, हेलो नैना, कैसी हो? बहुत दिन बाद आज मेरी याद आई। दूसरी तरफ से वही लड़की जो उस रेस्टोरेंट में बैठी थी, वो भी दृष्टि की आवाज़ सुनकर सब कुछ भूल गई और खुश होते हुए बोली, अरे यार, तुझे तो सब पता ही है। डैड ही मुझे अपने साथ सिंगापुर ले गए थे अपने किसी दोस्त के घर पर, और उनके बेटे के साथ मेरी ब्लाइंड डेट भी फिक्स कर दी थी। उसी को वजह से उन्होंने मुझे 1 महीना कंपनी को संभालने का बहाना बनाकर वहाँ रुकने के लिए कह दिया। ओह हो, मतलब रिश्ते की बात चल रही थी? तो बताओ कैसी रही ब्लाइंड डेट? क्या तुम्हें वो लड़का तुम्हारे सपनों के प्रिंस चार्मिंग जैसा लगा? नैना ने एक गहरी सांस ली और निराश होकर बोली, पूछ मत यार, वो लड़का ना इतना चिपकू था कि उसका बस चले तो मुझे 1 सेकंड के लिए भी ना छोड़े। अरे सांस भी नहीं लेने देता था ढंग से। मेरा तो जीना ही मुश्किल हो गया था, और जितना जल्दी हो सके वहाँ से मॉम के पास आना चाहती है। जब मैंने मॉम को बताया कि डैड यहाँ मुझे रिश्ते की बात के लिए लेकर आए थे, और वो भी एक चिपकू से लड़के के साथ जिसका स्टैंडर्ड मेरे आसपास भी नहीं है, तो उन्होंने डैड को डांटा और मुझे अपने पास बुला लिया। अभी मुझे यहाँ आए 1 हफ्ता ही हुआ है। एक ही सांस में उसने सब कुछ बता दिया। उसके बाद 2-3 गहरी सांस लेने के बाद बोली,
अल्पविराम। तू मेरी छोड़ और अपनी बता। तुम, अंकल, आंटी कब आ रहे हो इंदौर? इंदौर आने की बात सुनकर दृष्टि बहुत खुश हो गई और वो चहकते हुए बोली, बस 10 दिन की बात है, उसके बाद मैं सीधा तेरे पास होंगी। अच्छा, मेरे पास या फिर अपने सीईओ सर के पास? अल्पविराम। बोलते हुए नैना हंसने लगी और उसकी इस बात को सुनकर दृष्टि शर्मा गई और वो ब्लश करने लगी। तभी नैना की नज़र फिर से उस टेबल पर गई जहां से वो कपल अब जा रहे थे। उसे याद आया उसने किस लिए फ़ोन किया है। वो एकदम से सीरियस हो गई और बोली, दृष्टि मुझे तुझे एक बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है। हाँ बोल। अल्पविराम। दृष्टि ने जब उसकी सीरियस आवाज़ सुनी तो वो भी सुनने के लिए तैयार हो गई। एक्चुअली मैं अभी बाहर खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई हुई थी और मैंने यहाँ मिस्टर राणावत यानी कि तेरे सीईओ सर को देखा। उसका इतना ही कहना था कि दूसरी तरफ से दृष्टि की आवाज़ आए, क्या सच में वो वहाँ है? फिर थोड़ा निराश होकर, काश मैं वहाँ होती तो उन्हें देख पाती और उनसे मिल भी पाती। तो क्या पता हम ऐसे ही कुछ बार मिलने के बाद दोस्त बन जाते। इन सब बातों के बारे में सोचकर दृष्टि खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रही थी। उसे इतना खुश होता देखकर नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली और गंभीरता से बोली, मिस्टर राणावत अकेले नहीं थे, वो किसी लड़की के साथ आए थे और उसके साथ लंच कर रहे थे। दृष्टि जो इमेजिन कर रही थी कि कभी वो भी ऐसे ही किसी जगह टकरा गए तो क्या क्या हो सकता है, लेकिन तभी नैना के शब्द उसके ऊपर किसी बिजली की तरह गिरे और उसे एक जोरदार झटका लग गया। तू मेरी बात सुन रही है ना दृष्टि? नैना को जब दूसरी तरह से कोई आवाज नहीं आई तो उसने पूछा। वही दृष्टि की पकड़ अपने फोन पर कसी हुई थी और उसके बुलाने पर वो होश में आ गई। क्या तुम जानती हो वो लड़की कौन थी? उसने सबसे पहले यही सवाल किया। मुझे नहीं पता, लेकिन देखकर लग रहा था कि दोनों बहुत करीब है और मिस्टर राणावत की नज़रें उसे देखते हुए सबसे अलग थी। वो उसे खाना सर्व कर रहे थे और खुद से पहले उसे खिला रहे थे। इतना ही नहीं, जब वो लड़की सभी के सामने मुंह फाड़कर हंस रही थी तो उसे डांटने की जगह वह उसे निहार रहे थे। इवन यहाँ मौजूद सभी लड़के, जिससे मिस्टर राणावत उसके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव हो गए और सभी को घूरने लगे। दृष्टि अपना दिल मजबूत करके उसकी सारी बात सुन रही थी, लेकिन अब उससे आगे सुना नहीं जा रहा था। तभी नैना की दूसरी बात सुनकर उसे कुछ राहत मिली। नैना ने उससे कहा, वो उसे बहुत ही ज़्यादा पैम्पर कर रहे थे। मैंने लड़की का चेहरा नहीं देखा, बस उसके कमर से नीचे लहराते बाल दिख रहे थे। मुझे लगता है कि वो उनकी बहन भी हो सकती है, क्योंकि जहाँ तक मैंने अफवाहें सुनी है तो उसके मुताबिक मिस्टर राणावत को अपने घर की औरतों को छोड़कर बाकी किसी के पास जाना तो दूर की बात है, उसे ढंग से देखते भी नहीं है। दूसरी तरफ से दृष्टि ने हामी भरी। फिर कुछ देर बातें करने के बाद दोनों ने कॉल कट कर दिया। दृष्टि ने फ़ोन पर बात करने के बाद अपना काम करने का सोचा और जैसे ही वो काम करने बैठी तो उसके दिमाग में नैना की कही सभी बातें घूमने लगी। वो कितनी भी कोशिश कर रही थी ये सोचने की वो उनकी बहन ही होगी, लेकिन उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। फिर उसे वो दिन याद आने लगा जब उसने पहली बार मिस्टर राणावत को मीटिंग के बीच फ़ोन इस्तेमाल करते देखा था और उनके एक्सप्रेशन कितने सॉफ्ट थे। राणावत हवेली। आज ठाकुर फैमिली और आनिक्य के दोस्त सभी वहाँ मौजूद थे और एक साथ लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे, जहाँ बड़े लोग अलग बैठे थे और बच्चे अलग। सबका मैन फोकस रिवान और कृपा पर ही था। सुबह ही वो कोर्ट मैरिज करके आए थे और शेखर राणावत ने सभी को डिनर के लिए इनवाइट किया था। माहौल सीरियस था, वहाँ खुशी वाला कोई माहौल नहीं था। सबसे ज्यादा अगर कोई उदास था तो वो रश्मि राणावत थी। जब जब वो कृपा को देख रही थी उनके
अंदर नफरत बढ़ती जा रही थी, सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरी राणावत फैमिली के लिए और सबसे ज्यादा शेखर राणावत के लिए। अगर वो धमकी नहीं देता निकालने की तो वो अपने बेटे की शादी ऐसी डाउन मार्केट लड़की से किसी भी हाल में नहीं होने देती, फिर उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ता, लेकिन सब इतनी जल्दी हुआ कि वो कुछ कर ही नहीं पाए। वो जबरदस्ती सभी के बीच बैठी थी और अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रही थी। तभी शेखर जी ने अभिमन्यु जी से पूछा, कृपा ने नाना को जब शादी के बारे में इन्फॉर्म किया तो उन्होंने क्या कहा? मैंने उन्हें ज्यादा बात नहीं बताई सिवाय इसके कि इनकी शादी हो रही है। उन्होंने रीजन पूछा था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि जब वो यहाँ आ जाएंगे तब मैं उन्हें बताऊंगा। शेखर जी को भी यही सही लगा और वो बोले, ये तो अच्छा किया, क्योंकि अगर पहले से ही वो ये सब सुनते तो बहुत टेंशन हो जाती और गुस्से में भी होते, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ सकता था। इसके बाद थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। उसी वक्त श्रद्धा और आकृति किचन से सबके लिए कॉफ़ी लेकर आए, क्योंकि अभी डिनर में काफ़ी टाइम था। सभी कॉफ़ी पीते हुए बातें करने लगे। औरतें वहाँ सबसे ज्यादा शांत थी, क्योंकि नित्या जी और रश्मि जी के बीच कभी भी कोई बात नहीं हुई थी। आकृति, श्रद्धा इसलिए शांत थी क्योंकि उन्हें इस माहौल में किसी बारे में बात करना ठीक नहीं लग रहा था। वो दोनों कृपा को देख रही थी, जो जब से कोर्ट से लौटी थी एक ही एक्सप्रेशन के साथ बैठी थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा था अभी तक। इससे वो अंदाजा लगा सकते थे कि उसके लिए ये सब कितना बड़ा सदमा रहा था। तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई, जिससे सबका ध्यान मेन एंट्रेंस पर चला गया। उन्हें लगा कि काका और उनकी फैमिली आ चुकी हुआ, लेकिन जब उन्होंने अंदर आने वाले दो लोगों को देखा तो जो माहौल अभी तक मातम जैसा लग रहा था, वही उन्हें देखकर सभी के चेहरे पर खुशी दिखने लगी। सामने से आर्या और आनिक्य चले आ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और कुछ बात करते हुए वो हंस रहे थे। जब आनिक्य का ध्यान सामने गया तो वो फिर से अपने ठंडे स्वभाव में आ गया और उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गया। मॉम, डैड, आप सभी एक साथ? अल्पविराम। आर्या इतनी सारी चीजों के बारे में सोच रही थी कि उसमें वो सुबह का इंसिडेंट भूल ही गई। वही उसकी इस बात को सुनकर रश्मि राणावत, जो कब से अपने गुस्से को अपने अंदर ही भरे जा रही थी, उन्हें आर्या के शब्द ऐसे लगे जैसे घाव के बाद उन पर नमक छिड़का जाता है। वो पहले ही अपने सबसे बड़े दो दुश्मन को इतना खुश देखकर गुस्से से फटी जा रही थी, और ऐसा ही हुआ। वो अपनी जगह से एक ही झटके में खड़ी हुई और चिल्लाए, इतनी भोली बनने की एक्टिंग मत करो। मुझे पता है अंदर ही अंदर तुम खुशी से झूम रही हो मेरे बेटे की बर्बादी को देखकर, और अब इस तरह दिखा रही हो जैसे सुबह कुछ हुआ ही नहीं था और हम सब यहाँ एक साथ बैठे क्या कर रहे हैं। तुम्हें पता है क्या, तुम जब से एक्सीडेंट से रिकवर करके आए हो तब से मेरी फैमिली को टारगेट कर रही हो। उनकी कड़वी बातें सुनकर सभी शॉक रह गए। आनिक्य की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और धीरे धीरे उसकी नशे भी लाल हो रही थी, जिसे देखकर कार्तिकेय घबरा गया। उसके माथे से पसीना आने लगा और उसने जल्दी से आर्या, जो बिना भाव के खड़ी थी, उसे इशारा किया। आर्या भी इशारा समझ गई और उसने आनिक्य की बाह को अच्छे से गले से लगा लिया और मासूमियत से रश्मि जी को देखते हुए बोली, मैं एक्सीडेंट से इसलिए वापस आई से आपका क्या मतलब है आंटी? जबकि आपको भी पता है कि मेरी उस हालत का जिम्मेदार कौन था। मैं कभी भी पिछली बातों को दोहराना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो थोड़ी शांत हुई और सभी को एक नज़र देखकर आगे बोली, मैं आपके बच्चों के पीछे पड़ी हूँ। ये सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि ये तो आपके बच्चे हैं जो शुरू से मुझ पर पैर रखकर ही आगे चलना चाहते हैं। बस मैंने एक बार आपकी बेटी को ऐसा करने नहीं दिया, इसलिए अब वो अपने पूरे परिवार से दूर है।
अब इसमें मेरी क्या गलती? क्या मुझे संत बनकर मुझे मारने की कोशिश करने वालों को छोड़ देना चाहिए? आर्या के शब्द और उनका मतलब एकदम सटीक और सही था। रश्मि राणावत तो उसकी बातों को सुनकर गुस्से से हांफने लगी थी। वो इतने में ही नहीं रुकी बल्कि रिवान को सर झुकाए सोफे पर बैठा था उसे देखकर बोली, यहाँ तक कि जब मैं मौत के मुंह से वापस आई तो आपके बेटे ने सबके सामने मेरी बेइज्जती करने का सारा इंतजाम कर ही लिया था। कहीं ना कहीं कामयाब भी हो जाता अगर मैं उसका जवाब नहीं देती। तो अब बताओ कौन किसके पीछे पड़ा है? रश्मि आंटी टी। उसने रश्मि आंटी पर ज्यादा जोर देते हुए उन्हें एक क्यूट लेकिन शातिर लुक दिया जिसे देखकर वो तिलमिला उठी और उनका मन आर्या के चेहरे पर लगातार थप्पड़ मारने का करने लगा। बहुत हंसी आ रही है ना? आज हंस लो क्योंकि तुमने मेरे दोनों बच्चों को बर्बाद ही कर दिया है। मेरी बेटी को उसके पिता और भाई से दूर कर दिया। वो भाई जो उसकी एक चोट पर सभी को सजा देने को तैयार रहता था उसे अपने वश में कर लिया। ये कहते हुए उनकी नज़रें आर्या के बगल में खड़े आनिक्य को देख रही थी। वो उसे घूर नहीं सकती थी क्योंकि अगर वो किसी से डरती थी तो यही वो इंसान था जिसे कुछ बोलने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़ता था। लेकिन आज उन्होंने ठान लिया था कि आज तो आर्या को सुनाकर ही रहेगी। वो आगे बोलना जारी रखती है, तुमने मेरी बेटी की जगह छीन ली। जहां आनिक्य उसके लिए तुम्हारी बेइज्जती तक करने को तैयार था कि एकदम से तुमने पता नहीं क्या किया कि वो उसी दिन से बदलने लगा। कोई तुम्हारी चाल समझ पाए या नहीं लेकिन मैं बहुत अच्छे से तुम जैसी लड़कियों को जानती हूँ। पहले जब उसका पीछा करती रहती थी तो तुम मुझे एक स्टूपिड लगती थी लेकिन बाद में जो गेम खेली तुमने मानना पड़ेगा सीधा तीर निशाने पर और तुमसे नफरत करने वाला एकदम से प्यार में गिर गया। आप क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहिए ना। आर्या की आईब्रो आपस में सिकुड़ गई और वो बिना किसी भाव के पूछती है, मुझे अभी भी कहने की जरूरत है? हाँ हाँ हाँ। वो हंसी और सभी को देखकर फिर से अपना फोकस आर्या पर लाते हुए कहती है, ये किसी से छुपा नहीं है कि जब से तुमने आनिक्य को पहली बार देखा था तब से ही तुम उसकी दीवानी हो गई थी और उसके लिए तुम इतनी पागल थी कि हर वक्त उसके करीब जाने के लिए बहाने बनाती थी। लेकिन आनिक्य ने तुम्हें कभी भाव नहीं दिया। 5 साल तक तुम उसका पीछा करती रही, फिर चाहे तुम्हारी कितनी भी इंसल्ट हो रही हो या फिर तुम्हारी फैमिली उसके अगेंस्ट हो, लेकिन तुमने आनिक्य का पीछा करना नहीं छोड़ा। लेकिन एकदम से जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो तुम पूरी तरह बदल गई। ऐसा ही सभी को लगा लेकिन बदली तो सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेटजी थी। तुमने आनिक्य को अपने जाल में फंसाने के लिए एक अलग तरीका अपनाया और उसे इग्नोर करने लगी, जैसे अब तुम्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद तो आनिक्य तुम्हारे पीछे लग गया और आखिर में तुमने उसे अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया और अब उसकी मंगेतर बनकर बैठी हो। तुम्हारी जैसी मैनिपुलेटिव, शातिर और फायदे के लिए अपने शरीर को दाव। शट अप। रश्मि राणावत अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही एक तेज, कठोर, सभी की रूह को कंपा देने वाली ठंडी आवाज सभी को सुनाई दी। शट अप मिस दीवान। आवाज नीची। आज तक मैंने भी अपनी मंगेतर के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की, इसलिए ध्यान से मेरी होने वाली वाइफ के बारे में एक और गलत शब्द बोलने की हिम्मत करो, उसके बाद आपका हाल आपके दोनों बच्चों से भी बदतर होगा। ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखना मेरी स्वीटहार्ट से बात करने से पहले, और हाँ, इसे धमकी मत समझना क्योंकि अब मुझे आपसे और आपके बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कोई भी इमोशनल ड्रामा या फैमिली ड्रामा काम आएगा तो इस बात को छोड़ ही देना। ये सभी बातें आनिक्य ने बहुत ही गुरूर से कहा था। उसके बोलने का तरीका, फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी जैसे वो अपनी स्वीटहार्ट के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा है। रश्मि राणावत की हालत तो उसकी कठोर आवाज को सुनकर ही खराब हो चुकी थी।
अब इन शब्दों को सुनकर उसे इतनी शर्म आने लगी कि वो अभी ही जमीन में घुस जाना चाहती थी। आनिक्य का एक एक शब्द उन्हें धमकी ही लग रहा था, जिसे वो बखूबी समझ पा रही थी, जिस वजह से उनका शरीर अब डर से भी कांपने लगा था। तभी आनिक्य ने आर्या को उसकी कमर से पकड़कर बीच में आते हुए रश्मि राणावत की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या कह रही थी कि उसने मुझे अपने हुस्न के जाल में फंसाया है और मेरे खिलाफ स्ट्रेटजी थी जिसमें मैं फंस गया। तो मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ कि मुझे आर्या के जाल में फंसकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं फंसना चाहता था। उसके इस स्टेटमेंट पर तो रश्मि राणावत का चेहरे काला पड़ चुका था और उनका चेहरा देखने जैसा हो गया था। बाकी सब जो बहुत ही सीरियस और गुस्से दिख रहे थे वो भी आनिक्य की बात सुनकर मुस्कुरा उठे। आर्या भी स्माइल करते हुए आनिक्य को देख रही थी। उसी वक्त आनिक्य ने उसे देखते हुए आगे कहा, मेरी स्वीटहार्ट ने अपने हुस्न का जादू चलाया हो या नहीं, लेकिन मैंने अपने हैंडसमनेस का बहुत फ़ायदा उठाया। ये बोलते हुए उसने आर्या को देखकर आई विंक कर दी, जिससे उसके गाल लाल हो गए और वो शर्माते हुए यहाँ वहाँ देखने लगी। आनिक्य ने आज जो कहा था वो उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग था। सिर्फ रश्मि राणावत ही नहीं बल्कि सभी शौक हो गए थे उसका ये फ्लर्टी और प्यार भरा अंदाज देखकर। सबसे ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो शेखर जी और आर्या की पूरी फैमिली थी। अभी वहाँ उसके भाई नहीं थे, वरना आज के बाद उन्हें आनिक्य को लेकर कभी कोई डाउट नहीं होता। आर्या भी बहुत खुश थी और उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर आनिक्य को गले लगा ले और उसे किस कर ले, लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को रोक रखा था क्योंकि वहाँ उनकी पूरी फैमिली थी। रश्मि राणावत को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। यही हाल रिवान का भी था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था जिस तरह से आनिक्य ने उसकी मॉम से बात की थी। उसका सर अभी भी झुका हुआ था और उसकी आंखों में शातिर चमक थी, और उसी के साथ वो अपने बगल में बैठी कृपा को देख रहा था जो सदमे में बैठी हुई थी। उसे जैसे ना कुछ सुनाई दे रहा हो और ना ही दिखाई दे रहा था। वो एक स्टैच्यू की तरह बस बैठी थी। तुम मेरा सबसे खूबसूरत प्यादा हो। तुम्हें इस्तेमाल करके मैं इस घमंडी आर्या को किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मेरा ये क्रूर भाई अपने आप हार जाएगा। अब जाकर मुझे इनकी कमजोरी मिली है और अब उनका प्यार ही उन्हें नीचे गिराएगा। मन ही मन खुद से कहते हुए रिवान की नज़रें कृपा को देखते हुए गहरी हो गई और उसके होठ हल्के से मुड़ गए, जो आने वाले किसी खतरे का सिग्नल था। वही रश्मि राणावत जो सदमे में खड़ी थी, उन्होंने अपना गुस्सा पी लिया क्योंकि वो आनिक्य को भड़काने से डरती थी। चाहे उन्हें कितनी ही नफरत हो रही या फिर कितना ही गुस्सा भरा हो, लेकिन वो बहुत शातिर है और हमेशा दिमाग से खेलती है, इसलिए अभी उन्होंने शांत रहना ही सही समझा। उसी वक्त हवेली में एंट्री हुई मिश्रा फैमिली की। सबने देखा कि सबसे आगे जसवंत काका और अनुजा काकी आ रहे हैं और उनके पीछे एक औरत आ रही थी जिसने सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी। उसे देखकर उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि वो जरूर उनकी बेटी सुगंधा होगी, कृपा की माँ। कृपा बेटा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अल्पविराम। अनुजा काकी जैसे ही अंदर आई, उनकी नज़र सीधा सोफे पर सर झुकाए बैठी अपनी नातिन पर गई। कृपा जो सदमे में ही थी, जब उसने अपनी नानी की आवाज़ सुनी तो उसे एकदम से होश आया और वो घबरा भी गई। उसी घबराहट की वजह से उसे थोड़ा टाइम लगा देखने में, और जब उसने बाद में अपनी नज़रें उठाई तब तक वो उसके पास आ ही गई थी। क्या हुआ है मेरी बच्ची? तुम इतना उदास तो कभी नहीं रही थी, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि तुम ऐसे बैठी हो जैसे तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हो? अनुजा काकी उसके सर को सहलाते हुए बोलती है। वही सुगंधा जो उसकी माँ थी, उसने कृपा को एक नज़र देखा भी नहीं, उसकी नज़रें तो उस हवेली की भयता को निहारने में लगी थी। ये सबको अपनी आंखों के कोनों से देख रही थी, लेकिन
वहाँ कोई भी बेवकूफ़ नहीं था और बहुत लोगों को उनकी आंखों में आया लालच साफ नजर भी आ गया था, सिवाय रश्मि राणावत और रिवान के, जिनका ध्यान भी यहाँ नहीं था। वो तो यही सोच रहे थे कि कैसे आर्या को हट करे जिससे आनिक्य को तकलीफ हो। अब उनका यही गेम प्लान था, रानी को उड़ाओ तो राजा अपने आप घुटने टेक देगा। इधर हॉल में जब अनुजा काकी ने उसे गले लगाकर सवाल पूछे तो वो जो आंसू अब तक रोक रही थी उन्हें बहाने लगी। वो बुरी तरह रो रही थी, जैसे वो खुद से नाराज हो और दुखी भी। अनुजा काकी ने जब उसे रोता हुआ देखा तो उनकी आंखों में भी अपने आप आंसू निकल आए। जब आर्या ने उन्हें ऐसा देखा तो सोचा, कम से कम ये तो अच्छा है कि जिसे अपना मानती है उसके दर्द से फर्क तो पड़ रहा है। वही अनुजा काकी फिर से पूछती है, मुझे बताओ क्या हुआ है? प्लीज बेटा डराना बंद करो, तुम्हारी नानी अब बूढ़ी हो गई है और कभी भी मैं सदमे से मर सकती हूँ। उनका यही कहना था कि वो चुप हो गई और बहुत ही मुश्किल से बोली, नानी मैंने शादी कली है। हाँ बेटा ये तो हमें पता है, लेकिन इतनी जल्दी? अल्पविराम। इस बार काका ने आगे आते हुए पूछा। कृपा ने एक नज़र अपने बगल में बैठे रिवान को देखा और आगे वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसी वक्त शेखर जी ने काका के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलिए स्टडी रूम में जाकर बात करते हैं। काका भी मान गए और उनके साथ चले गए। वही आर्या और आनिक्य अब और वहाँ रुकना नहीं चाहते थे। तभी आर्या ने आनिक्य से पूछा, हम कैसे अपनी फैमिली को बताएं कि हम कहीं जा रहे हैं कुछ दिन के लिए? आनिक्य ने एक नज़र उसे देखा और सीधा नित्या जी के पास चला गया और उनसे कुछ बात करने लगा। बीच बीच में दोनों उसे भी देखते, जिस वजह से आर्या को थोड़ा अजीब लग रहा था, जैसे उसका ही होने वाला पति उसकी मॉम को पटा रहा है। बात करने के बाद आनिक्य आर्या के पास आया और बोला, उन्होंने जाने की परमिशन दे दी है, लेकिन उससे पहले उन्होंने खाना खाकर जाने के लिए बोला है। क्या तुमने मॉम को मना लिया? लेकिन अब डैड का क्या? अल्पविराम। आर्या ने अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए पूछा। आनिक्य ने कोई ध्यान नहीं दिया और सीधा उसके कान के पास आकर बोला, मॉम से बेहतर डैड को कौन मना सकता है? और मैंने भी उन्हें उनका काम सौंप दिया है। मुझे पक्का पता है कि मॉम डैड को एक चुटकी में मना लेगी। और हाँ, अब ये मत कहना कि तुम्हारे भाइयों को भी मनाना पड़ेगा। उसे ऐसे बातें करते देख वो हैरान पर हैरान हुए जा रही थी। आर्या ने आसपास देखा तो उसकी मॉम और डैड के साथ आकृति और श्रद्धा भी उन्हें चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ देख रहे थे, जिससे उसकी हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा उन्हें देखने की। उसने सोचा, आज मुझे इतनी क्यों शर्म आ रही है और मेरे गाल क्यों जल रहे हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आनिक्य मुझे डोमिनेट करेगा। नहीं, ये हक तो मेरा है, इसलिए मुझे अपने ब्लश को थोड़ा बस करना होगा। दूसरी तरफ स्टडी रूम में शेखर राणावत ने उनकी फैमिली को सब कुछ बता दिया था, जिसे सुनकर काका और काकी तो बहुत शौक थे, लेकिन उनकी बेटी की आंखें चमक उठी थी। वाह, मेरी बेटी ने क्या निशाना लगाया है, एकदम निशाने पर। आज से पहले वो मुझे किसी काम की नहीं लगती थी, लेकिन आज तो उसने दिखा दिया कि वो भी कुछ है। अब तो अपनी बेटी के साथ मैं भी ये लग्जरियस लाइफ जी सकूंगी। सुगंधा मिश्रा को पैसे के अलावा किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें अपने पति से भी लगाव नहीं था, क्योंकि वो भी एक गांव में रहता था और वो उनसे थोड़ा अच्छा था पैसों में, इसलिए उसकी फैमिली के कहने पर वो शादी के लिए मान गई। लेकिन उसके बाद वो आदमी पूरी तरह से बदल गया और वहां जाकर उसे पता चला उनके पास कुछ नहीं है, बस सब दिखावा है। तब से ही वो अपने पति को छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। लेकिन एक दिन वो खुद ही दूसरी औरत ले आया और उसे घर से फेंक दिया, क्योंकि जिस औरत से उसने शादी की थी वो दूसरे गांव के सबसे अमीर जमींदार की बेटी थी, जिसके 2 बच्चे पहले से ही थे।
अपने ख्यालों से बाहर आते हुए सुगंधा जी ने देखा कि कैसे उसकी माँ गुस्सा हो रही थी और उसके पापा तो बहुत मुश्किल से शांत हो पा रहे थे।